Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. This is Neurological Basis of Behavior PSY P610 प्रैक्टिकल नंबर 1 है सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 का। ड्यू डेट 27 मई 2023 है, मार्क्स 20 हैं इसके। इस वीडियो में आपसे कंप्लीट डिटेल शेयर की जाएगी कि आपने असाइनमेंट को सॉल्व कैसे करना है और सोल्यूशन भी आपसे शेयर किया जाएगा। एंड देन आपने उस सोल्यूशन को एज इट इज़ या कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके एंड देन यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट। एंड इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब द चैनल देन डू सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon so that you get new videos of the quiz, GDBs and assignment solutions. So please read the following instructions carefully. So instructions हैं यहाँ पर आपकी कुछ कि आपने वर्किंग से पहले, रिपोर्ट राइटिंग की वर्किंग से पहले आपने वीडियो वॉच करनी है एंड देन आपने जो मटेरियल दिया गया है उससे गो थ्रू करना है, जो कि आपके LMS पे प्रोवाइडेड है। लेसन नंबर 46 है आपका प्रैक्टिकल 1 से रिलेटेड। सो आप वो वीडियो भी वॉच करें एंड देन यू कैन रीड द मटेरियल ओवर देयर। सो नेक्स्ट इज यू शुड डाउनलोड द रिपोर्ट फॉर्मेट एंड देन आपने वो रिपोर्ट फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया डाउनलोड सेक्शन से, और जो कि आपका प्रैक्टिकल रिपोर्ट फॉर्मेट PSY P610 है। एंड देन फाइनली आपने क्या करना है, आपने रिपोर्ट जो है वो लिखनी है एंड उसी फॉर्मेट में लिखनी है जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है, जो प्रोवाइडेड है आपके LMS पे। उससे डाउनलोड करें एंड देन यू कैन कन्वर्ट इनटू द वर्ड फाइल, और वर्ड फाइल में करके आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं एंड देन आप चेंजेस करके आप उसको सेव करके देन सबमिट कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकल रिपोर्ट 1 है आपका, प्रैक्टिकल 1 की असाइनमेंट है ये, जिसमें रिपोर्ट 1 है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। 3 पार्ट्स हैं इसके, और उसके जो अलग अलग जो हैं वो उनके क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चन है राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स। इसमें आपने न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स जो हैं उसका इंट्रोडक्शन आपने बताना है एंड देन आपने कुछ उनके 3 जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स हैं उनके 3 जो है वो आपने डिस्क्राइब करनी है टेस्ट वगैरह को, एंड देन आपके अपनी वर्डिंग में होना चाहिए, आपने रेफरेंस भी उसका प्रोवाइड करना है। एंड देन प्रैक्टिकल रिपोर्ट पार्ट 2 है आपका, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन जो है न्यूरोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स का वो देना है एंड देन आपने 3 जो है वो न्यूरोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स बतानी है अपनी वर्डिंग में, और उसका रेफरेंस भी देना है। प्रैक्टिकल रिपोर्ट 3 है, पार्ट 3 है, जिसमें आपने ड्रॉ करना है, लेबल करना है 5 डायग्राम्स ब्रेन की डिफरेंट प्लेन्स ऑफ रेफरेंस से, ठीक है, यानी कि टॉप डाउन से करना है, फ्रंट से एंड बॉटम से करना है। सो दीज आर डिफरेंट प्लेन्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जिससे आपने ब्रेन को जो है वो उसका डायग्राम बनानी है एंड देन उसको लेबल भी करना है, आपने उनके नेम्स भी मेंशन करने हैं, उन बताना भी है कि आपने कौन सा प्लेन ऑफ रेफरेंस इसमें यूज़ किया है। आपने जो डायग्राम है उसको नोट करना है, हैंड ड्रॉन होनी चाहिए, ठीक है, खुद ड्रॉ करनी है आपने, एंड आपने जो डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे पेपर पे ड्रॉ करेंगे, लेबल करना है उसको, ठीक है, और आपने जो फोटो है उसको अपलोड करना है, जो डायग्राम की फोटोज हैं उनको अपलोड करना है आपकी सॉल्यूशन फाइल के साथ, ठीक है। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी भी डायग्राम को फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, तो इसमें प्लेजरिज्म का इशू भी हो सकता है एंड देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड और यू गेट 0 मार्क्स। तो इस चीज़ के लिए केयरफुल रहना है आपने। सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये है नेक्स्ट हैं कि आपने जो फाइल जो है वो अपलोड करेंगे प्रैक्टिकल 1 की, वो विद इन ड्यू डेट होनी चाहिए। आफ्टर द ड्यू डेट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बी वेरी केयरफुल, जो भी आप रिपोर्ट वगैरह अपलोड कर रहे हैं वो दोबारा अपलोड नहीं हो सकती, रिप्लेस नहीं हो सकती, तो उसके लिए भी आपने केयरफुल रहना है। प्लेजरिज्म जो है वो प्रोहिबिटेड है, प्लेजरिज्म मना है, प्लेजरिज्म नहीं करना, अदरवाइज आपको 0 टॉलरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे और आपके जो कोई भी असाइनमेंट बनाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए डू नॉट कॉपी द फाइल, इनफैक्ट आप अपनी राइटिंग में, अपनी वर्डिंग में उसको कन्वर्ट करें एंड देन सबमिट द फाइल। सो नेक्स्ट इसका देखते हैं कि आपने जो फॉर्मेट है वो कौन सा है एंड देन आप उसको क्या चेंजेस कर सकते हैं उसमें। सो स्टूडेंट्स, आपने ये PSY P610 का जो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है ये आपने अपने LMS से डाउनलोड कर लेना है, और ये आपका इस तरह का फॉर्मेट होगा जिसमें आपने अपनी डिटेल्स जो हैं वो ऐड करनी है, एडिट करनी है इसमें सबमिट करना है। आपने अपना बाय नेम आपने मेंशन करना है, अपनी ID मेंशन करनी है, सेशन आपका कौन सा है, ईयर कौन सा है वो मेंशन करना है, सबमिटेड आप किसको, इंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड देन आपके जो क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चंस हैं आपका पार्ट 1 जो क्वेश्चंस है जो कि इंट्रोडक्शन है न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स का, उसको आपने फिर राइट डाउन करना है इसमें, और इसमें आपने इस सेक्शन में आपने इंट्रोडक्शन राइट करना है एंड देन आपने कुछ उसके 3 जो है वो नेम्स मेंशन करने हैं उस टेस्ट के, ठीक है, 3 जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स मेंशन करनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपने देनी है। एंड देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट 2 जो है आपका क्वेश्चन है जो कि न्यूरो फिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स हैं, उसका इंट्रोडक्शन आपने देना है इसमें, एंड देन आपने उसको 3 जो है न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेस्ट हैं उनको डिस्क्राइब करना है।
सो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो पार्ट जो आपका जो डायग्राम्स हैं, यानी कि पार्ट 3 जो है आपका डायग्राम का सेक्शन है। इस सेक्शन में आपने अपलोड करनी है 5 डायग्राम्स को अपलोड करना है ब्रेन की, जो कि डिफरेंट प्लेन ऑफ रेफरेंस से आपने डायग्राम्स बनाई होंगी, खुद ही ड्रॉ करनी है। आपने पेपर पेंसिल लें और उसको ड्रॉ करें एंड देन उसको या पिक्चर लें एंड उस पिक्चर को आपने फिर यहाँ पर अपलोड करना है। सो ये है आपका जो फॉर्मेट है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है PSY P610 का। एंड देन आप उसका सोल्यूशन देखते हैं कि हम उसके सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स का, उसकी डेफिनेशन है, उसका इंट्रोडक्शन है एंड देन उसकी टाइप्स हैं, कुछ जो टेस्ट यूज़ होते हैं इसके अंडर। ये टेस्ट जो जितने भी यहाँ पे आपको ये दिखाई जा रही है फाइल, इसको आपने कॉपी नहीं करना एज इट इज़, बल्कि आपने इसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करना है एंड देन आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं या असेसमेंट होती है, एक ही बात है, या असेसमेंट कह लें या टेस्ट कह लें। न्यूरोसाइकोलॉजिकल मीन्स आप जो ब्रेन की जो हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल वे में टेस्ट वगैरह कुछ हैं, और जो ब्रेन को चेक करने के लिए कि ब्रेन की कुछ पैथोलॉजी तो नहीं है उसके बिहाइंड, यानी जो भी आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके पीछे जो ब्रेन है, ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ब्रेन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्या ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग है, यानी ब्रेन की एनाटॉमी में या ब्रेन की जो केमिकल सिक्रीशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। तो उसकी डेफिनेशन आप देखें कि उसमें हम इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी कॉग्निशन क्या है, ठीक है, आपका मूड पर्सनैलिटी क्या है, आपकी बिहेवियर क्या है, यानी सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं उसमें। एंड क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये सारा प्रोसीजर करते हैं, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप को चेक करने के लिए उसमें टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं कि हम पेशेंट को इवैल्यूएट कर सकें, जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से अगर किसी कोई गुजर रहा है, उसका कोई एक्सपीरियंस रहा है, या ब्रेन डैमेज हुआ है किसी को, या ऑर्गेनिक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, डिमेंशिया है, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए, ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप को चेक करने के लिए इस तरह के टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। फिर ये आपके इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं, इवैल्यूएट करने के लिए कि पेशेंट ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, ठीक है, जो उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, रिहेबिलिटेशन हो रही है, यानी आपके आफ्टर द ब्रेन डैमेज या ब्रेन इंजरी जो भी हुई है आपकी, जहाँ एक्सीडेंट की वजह से हुआ है ब्रेन डैमेज, तो उसके बाद आपकी जो रिकवरी है वो किस तरह से हो रही है, जो ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है वो कितना इफेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह यूज़ किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स जो हैं वो इसको असेस करने के लिए कि वो इम्पेयरमेंट कितनी है, ठीक है, पर्टिकुलर स्किल में आपके, और उसको अटैम्प्ट करते हैं कि हम उसको लोकेट कर सकें ब्रेन के एरिया को, कि किस एरिया में वो डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, किस एरिया की वजह से आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, किस एरिया में ज़्यादा डैमेज है, जो ब्रेन इंजरी हुई है उसके बाद कौन सा एरिया ज़्यादा डैमेज हुआ है जिसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल इलनेस जो है वो कॉज हो रही है। यहाँ पर न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज़ की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है, एंड और उसकी जो फॉर्मल असेसमेंट होती है जिसमें हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग चेक करते हैं, और जिसमें हम डिफरेंट ओरिएंटेशन चेक करते हैं, उसकी जो लर्निंग है या मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज है, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग है, ये सारी चीज़ें उसमें असेस की जाती हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो इससे भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा फोकस करती है कि इंसान की एक साइकोलॉजिकल कंडीशन पे, पर्सनल इंटरपर्सनल पे और कंटेक्चुअल सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने असेस करनी होती हैं, और इसका पर्पस जो होता है न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट का वो क्या है कि इसमें डिफरेंट रीजंस होते हैं, जिसमें क्लिनिकल इवैल्यूएशन, यानी उसकी इवैल्यूएशन करते हैं हम क्लिनिकल, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ को, कि कितनी ज़्यादा उसकी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफ़िकल्टीज लेवल्स हैं वो जो पेशेंट है या क्लाइंट है वो किस हद तक उसको परफॉर्म कर पा रहा है, या उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो कितना है, और उसकी जो लिमिट है वो क्या है, और एक पर्सन जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, और उसकी एबिलिटी क्या है, वो कितना उस चीज़ को हैंडल कर सकता है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो ये चीज़ यानी डिसीजन मेकिंग में हम इसको देखते हैं कि हमने देखते हैं कि मेडिकल या रिहेबिलिटेशन जो इन्वायरमेंट है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है उस क्लाइंट के लिए। इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है, हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, और फिर हाइपोथेसिस को कंफर्म किया जाता है, आपकी कॉग्निशन वगैरह टेस्ट की जाती है, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो कि एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में अलाउ करती हैं आपको कि आप जो कॉग्निटिव प्रोफाइल है वो बनाते हैं, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में। फिर एक मेडिको लीगल असेसमेंट होती है, वो यूज़ की जाती है कोर्ट में और लॉ में यूज़ की जाती है, एज एविडेंस यूज़ की जाती है कि क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन होती है कि इस जो क्रिमिनल को वाकई ये प्रॉब्लम है, और इसके पीछे जो भी इसका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था उसके पीछे, यानी जो भी क्राइम्स किए हैं उसके पीछे उसकी साइकोलॉजिकल इलनेस थी, बीमारी थी, जिसकी वजह से वो ये डिसऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर की वजह से उससे क्राइम्स जो हैं वो कमिट किए हैं। ये एक जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करना होता है कोर्ट
कोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड करना होता है। एंड देन माइलर हैं, उन्होंने आउटलाइन किया 3 ब्रॉड गोल्स ऑफ न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, किसके गोल्स क्या हैं, क्यों हम न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज़ करते हैं। तो पहली तो बात ये डायग्नोसिस के लिए कि हम उसको चेंज देख सकें, डिटरमिन कर सकें कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कौन सी है, ठीक है, डायग्नोस कर सकें कि कोई जो बिहेवियर है, जो डिफेक्टिव बिहेवियर है, जो डिसफंक्शनल बिहेवियर है, उसके पीछे जो ब्रेन की डिसफंक्शन है, ये ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डायग्नोस करनी होती है। सेकंड है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एनी ब्रेन इंजरी, यानी हमने किसी ब्रेन इंजरी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस नेचर की ब्रेन इंजरी हुई है और कौन से ब्रेन एरियाज डैमेज हुए हैं जिसकी वजह से बिहेवियर चेंज हुआ है, तो वो सारे डेफिसिट्स वगैरह चेक करने के लिए, डिसफंक्शन चेक करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसमें हम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम चेक कर लें कि अगर ये बिहेवियर डिफेक्टिव है और ये वाले ब्रेन एरियाज जो हैं उसके साथ साथ मेडिकेशन के साथ साथ फिर हम उसको डिफरेंट जो है वो थेरेपीज़ दे सकते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में उसको एडमिट कर सकते हैं एंड देन उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम। तो थर्ड है असेसमेंट्स जो हैं वो हम लेते हैं, उसमें चेंज करने के लिए जो फंक्शनिंग है उसको हम मेजर करते हैं विद द टाइम, तो उसको हम फिर कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो भी मेजर करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है, जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर अगर कर रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या आया है, या डिफरेंट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो हम यूज़ कर रहे हैं ओवर टाइम उसका क्या इफेक्ट आया है, क्या इम्पैक्ट आया है और क्या कितने इफेक्टिव हैं आपके क्लाइंट पर। सो टाइप्स ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिसमें बेंडर विजुअल मोटर है, गेस्टॉल्ट टेस्ट है, इसमें ये डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं। इसमें आपने 3 टेस्ट जो हैं वो इंक्लूड करने हैं जिसमें आप इंट्रोडक्शन उसका दे देंगे, ये साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है जो किसने बनाया था, एंड देन उसके बाद जो इसमें जो टेस्ट है इसमें क्या चीज़ हम मेजर करते हैं, इसमें इवैल्यूएशन होती है विजुअल मोटर फंक्शनिंग की, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स की, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट देखते हैं हम, इसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस देखते हैं बच्चों में, एडल्ट एजेस में 3 एंड ओल्डर, ठीक है। तो टेस्ट जो है ये यूज़ होता है ब्रेन डैमेज को असेस करने के लिए, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स को देखने के लिए, और ये टेस्ट जो है वो नो टाइम, यानी इसमें प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती। स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी 10 to 15 मिनट्स तक होती है, और ये पॉपुलेशन जो है वो एजेस 4 से और अबव जो है उसका टेस्ट दे सकते हैं हम। ओरिजिनल टेस्ट है, इसमें जो 9 जियोमेट्रिक डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, ईच ऑन इट्स ऑन 3x5 कार्ड, तो डिफरेंट जो है कार्ड्स बनाए जाते हैं, 3x5 का कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट नंबर A एंड 1-8, तो इतने नंबर्स के कार्ड होते हैं और ये बनाए गए हैं, वर्धहाइमर ने बनाया टू डेमोन्स्ट्रेट किया इसको परसेप्चुअल टेंडेंसीज को, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है हमारी, जो विजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, विजुअल जो स्टिमुलेशन है वो उसमें देखते हैं, वो चीज़ चेक करते हैं। एग्जामिनर जो है उसको डिफरेंट ये टेस्ट के जो कार्ड्स वगैरह शो करवाए जाते हैं और सब्जेक्ट ने उसको कॉपी करना होता है या सिंगल पीस को कॉपी करना होता है ब्लैंक पेपर पे, तो इस तरह हम विजुअल जो है कोऑर्डिनेशन देखते हैं। एंड देन ओनली इंस्ट्रक्शन गिवन टू सब्जेक्ट इज दैट ही और शी शुड मेक द बेस्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द फिगर पॉसिबल। फिर हम उसमें देखते हैं कि कितना ज़्यादा वो सक्सेसफुल रहा है सब्जेक्ट हमारा, कि वो एज इट इज़ कॉपी कर सके जो भी उसने वो देखी हैं चीज़ें। तो इस टेस्ट के कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट्स को स्कोर किया जाता है कि उसमें कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी थी, कितनी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन की जाती है अपनी फाइंडिंग्स की, और बेंडर विजुअल मोटर के स्टॉल टेस्ट की, और इसमें जो अवेलेबल स्कोरिंग सिस्टम्स है वो उसमें देखते हैं हम कि डिफ़िकल्टीज़ जो एक्सपीरियंस की गई हैं बाय द टेस्ट टेकर वो कितनी थी, ठीक है, और कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो पुअर उसके विजुअल मोटर डेफिसिट्स को क्लाइंट के इंडिकेट कर रही हैं। और ये डिफ़िकल्टीज़ जिसमें एंगुलर डिफ़िकल्टी है, जिसमें बिजार डूडलिंग है, क्लोयर डिफ़िकल्टी है, और ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। एंड देन आप उसको जो ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एंड देन कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, और इसका इंट्रोडक्शन टेस्ट का और इसके बारे में जितनी भी ये डिटेल्स हैं इसको आप रीड आउट करें, एंड देन अपनी वर्डिंग में इसको शॉर्ट कर दें, ब्रीफ कर दें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, एक समरी दे दें एक टेस्ट के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी स्कोरिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी डिफ़िकल्टीज़, और ये सारी चीज़ें आपने उसमें मेंशन कर देनी है। अपनी वर्डिंग में आपने करना है, सेम फाइल को कॉपी नहीं करना। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल है इसकी, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, इसकी जस्ट समरी बना लें, एक शॉर्ट कर दें इसको, एंड देन कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए बट, और उसमें डिटेल्स जो हैं वो जो ज़रूरी डिटेल्स हैं उनको ऐड करना ना भूलें, बल्कि जो गैर ज़रूरी डिटेल्स हैं उसको आप माइनस कर दें, और जो सिर्फ नेसेसरी हैं वो उनको ऐड करें आप इसमें। सो उस टेस्ट को अच्छे से आप एक्सप्लेन करें, एंड देन इसको आप रिसर्च भी कर सकते हैं, आप नेट पे रिसर्च कर सकते हैं, नेट से कोई मटेरियल देख सकते हैं, एंड देन उसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं। आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि ये टेस्ट जो है इसमें क्या होता है और ये किसके बारे में है, उसकी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, स्कोरिंग कैसे होती है, इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, और इसमें इवैल्यूएशन किस चीज़ की हम करते हैं। सो ये आपने टेस्ट के बारे में मज़ीद रिसर्च करनी है, एंड देन अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है, एंड देन यू कैन राइट ऑन इट।
सो सेकेंड टेस्ट है न्यूरो बिहेवियरल फंक्शनिंग इन्वेंट्री है, एनएफआई है, जिसमें न्यूरो बिहेवियरल फंक्शनिंग इन्वेंट्री में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है वाइड स्पेक्ट्रम की, बिहेवियर की और सिम्टम्स की, ठीक है, जिसमें आप जो ब्रेन इंजरी से एसोसिएटेड होते हैं और प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन आपको फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग, यानी कि डिफ़िकल्टी कितनी है जो कि चेंज हो रही है विद द टाइम, और जो आइटम्स होती हैं एनएफआई में वो प्रॉब्लम जो एड्रेस करती हैं प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम कौन सी हैं जो कि आप डेली लिविंग में फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो इंक्वायरी है वो की जाती है, लोग जो हैं वो मिसप्लेस कितना करते हैं चीज़ों को, ठीक है, वो अपॉइंटमेंट्स को कितना मिस करते हैं या फ़ोन नंबर्स को भूल जाते हैं, या फिर उन्हें डिफ़िकल्टी होती है कि नंबर फाइंड करने में, या दूसरी आइटम्स रिफ्लेक्ट करती हैं उनके बिहेवियर, इमोशनल थिंग्स, कि वो चीज़ों को कितना तोड़ देते हैं या इमोशनलेस फील करते हैं, या एक दूसरे से आर्ग्यू कितना ज़्यादा करते हैं। तो इसमें 6 इंडिपेंडेंट स्केल्स होते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिव सिम्टम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स जो आप डेली लाइफ के इंकाउंटर करते हैं, फेस करते हैं, ऑनसेट है ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी का। इसमें डिप्रेशन देखते हैं, सोमैटिक, मेमोरी, अटेंशन, कम्युनिकेशन, अग्रेशन एंड मोटर। सो 2 पैरेलल फॉर्म्स होती हैं इसकी, एक कंप्लीशन होती है बाय द पेशेंट और दूसरी जो कंप्लीशन होती है बाय द फैमिली मेम्बर्स, यानी कि एक फॉर्म को आपने क्लाइंट ने कंप्लीट करना है, दूसरे फॉर्म को उसके फैमिली मेम्बर्स ने कंप्लीट करना है, कि वो भी इस चीज़ को कर लेंगे, उस चीज़ को आप कर लेंगे, एग्री करेंगे उस चीज़ से कि वाकई ये क्लाइंट में ये प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो ये फेस कर रहा है या सफ़र कर रहा है इस चीज़ से, उन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो ये फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कंफर्म कर देंगे, एक फॉर्म में कंफर्मेशन होगी उसकी कि वाकई वो ये फीलिंग्स जो हैं इसकी क्लाइंट की हैं। सो बोथ द पेशेंट फैमिली जो रिकॉर्ड्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं एनएफआई, उसमें 76 आइटम्स होते हैं, 5 पॉइंट टिकट्स टाइप स्केल पे वो मैयर होते हैं, उसकी बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी क्या है जो कि पेशेंट जो एग्जिबिट करता है। लिकर टाइप रिस्पॉन्स चॉइसेस में हम वो उसमें नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफ्टन एंड ऑलवेज जो हैं ये ऑप्शंस होते हैं, इस पर किसी भी एक पर टिक करना होता है क्लाइंट ने, और ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अपने 20 to 40 मिनट्स इस पर लगते हैं। एंड देन स्ट्रूप कलर टेस्ट है, स्ट्रूप कलर एंड वर्ड टेस्ट जो है वो उसमें आप स्ट्रूप इफेक्ट होता है जो कि पब्लिश हुआ था इन 1935 में, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन रिडले ने स्ट्रूप टेस्ट किया था। सो डिस्कवरीज हैं इसमें, फिनोमिनन डेट बैक टू द 19th सेंचुरी। और जो स्ट्रूप टेस्ट है या स्ट्रूप कलर एंड वर्ड टेस्ट है, इसमें न्यूरोसाइकोलॉजिकल ये टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें असेस करते हैं हम एबिलिटी को कि वो कितना ज़्यादा कॉग्निटिव इंटरफेरेंस जो है वो एग्जिबिट कर रहा है, जो कि उसमें होती है, जो प्रोसेसिंग कर रहा होता है स्पेसिफिक स्टिमुलस को लेकर। और इसमें साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग जो है वो सेकंड स्टिमुलस एट्रीब्यूट की वो देखते हैं, या वेल नाउन एज अ स्ट्रूप इफेक्ट। तो सब्जेक्ट्स जो हैं उनको रीड करने के लिए 3 डिफरेंट टेबल्स दिए जाते हैं, कितनी जल्दी वो कर लेते हैं, और 2 ऑफ देम जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि उनकी कांग्रेस कंडीशन क्या है, ठीक है, कितनी जल्दी वो कितनी मुताबिकत रखते हैं उसमें कंडीशंस में जो भी होती हैं। और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रिक्वायर करते हैं कि वो रीड करें, नेम्स ऑफ कलर्स को रीड करें, ठीक है, और प्रिंटेड ब्लैक इंक में होते हैं, एंड नेम जो है डिफरेंट कलर पैचेस में होते हैं। एंड थर्ड टेबल है नेम कलर वर्ड कंडीशन, जिसमें कलर वर्ड्स जो हैं प्रिंटेड इन एन इनकंसिस्टेंट कलर इंक, ठीक है, तो इसमें वर्ड रेड इज प्रिंटेड इन ग्रीन इंक। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं, लाइक जो ग्रीन जो लिखा हुआ है वर्ड वो रेड इंक से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी पेशेंट जो है कितने इनकॉन्ग्रुएंट हैं, वो उस चीज़ में वो मुताबिकत पैदा कर पा रहे हैं या नहीं, उस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो पार्टिसिपेंट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं कि उनको नेम ऑफ कलर, यानी कि वो नेम ऑफ कलर बताएं सिर्फ, लेकिन जो इंक है वो दूसरे कलर में होती है। तो इस तरह जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस इंक में वो जो कलर नेम डिफरेंट कलर नेम मेंशन होता है, जो इंक होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह ये कलर होता है स्ट्रूप टेस्ट का। यहाँ पे एमन्स क्विक टेस्ट है, जस्ट 3 टेस्ट आपने मेंशन करने हैं। आप तो फर्स्ट वाले 3 टेस्ट मेंशन कर सकते हैं या फिर इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट फोर्थ वाला है कि एमन्स क्विक टेस्ट है, जिसमें ये इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ठीक है। रॉबर्ट एमन्स ने बनाया था, उसकी वाइफ ने बनाया था, और ये टेस्ट यूज़ किया गया था, बहुत सालों जो है वो यूज़ किया जाता रहा है असेस करने के लिए आपके प्री मॉर्बिड इंटेलिजेंस को। और ये पैसिव रिस्पॉन्स, ये पिक्चर वोकेबलरी टेस्ट होता है। इस टेस्ट में आप रिस्पॉन्स जो है वो पिक्चर को लेकर कितनी जल्दी करता है क्लाइंट, वो उस चीज़ को देखना होता है। ये बहुत इजी है एडमिनिस्टर करने के लिए, सिंपल मेजर्स हैं आपके इसमें, एंड वर्बल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। 3 सिंगल फॉर्म्स हैं जिसमें 50 आइटम्स हैं, और ये सेपरेटली यूज़ होता है, वेरियस कम्बिनेशंस हैं इसके, और ये एडमिनिस्टर हो सकता है 10 मिनट्स में भी और उससे भी कम टाइम में। और ये असेस करता है आपकी वर्बल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को, ठीक है, आपकी वर्डिंग को, जितनी वोकैबुलरी आपकी है या वर्बल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है। तो क्विक टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, या फिर जिनका अटेंशन स्पैन जो डेफिसिट्स होता है, बहुत कम होता है अटेंशन स्पैन, यानी बहुत कम अटेंटिव होते हैं और एक चीज़ पे फोकस बहुत कम
कर पाते हैं। तो क्लिनिक्स में ये एम्प्लॉय किया जाता है और ये मेडिकल, न्यूरोलॉजिकल, साइकाइट्रिक पेशेंट्स में, और कोर्ट्स में भी ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है कि हम डिफेंडेंट्स जो हैं उसको असेस कर सकें, जज रेफर जो प्लेनटिफ्स हैं उनको असेस कर सकें, जो प्रिजनर्स हैं उनको असेस कर सकें, उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिलेज हैं उसको असेस कर सकें। तो ये स्क्रीनिंग होती है इंडिविजुअल्स की जो ऑटिज्म के साथ भी हैं या फिर एजुकेशन प्लेसमेंट में या स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में इसको देख सकते हैं। जैसे कि ये एक वर्बल टेस्ट है और ये असेस कर सकता है बच्चों को फ्रॉम एज 2 ईयर्स, और ये एडल्ट्स को एसेस कर सकते हैं 90 ईयर अबव भी, और इवेलुएट कर सकता है पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को। तो ठीक है, ये एक वास्ट टाइप ऑफ सेट है, मतलब टेस्ट है, और ये स्प्रेड है, ये वाइडर टेस्ट है, वाइडर जो आपके स्फेयर्स हैं उसको वो कवर कर रहा है, कंसिस्टेंट है विद इट्स पर्पस एज अ टेस्ट ऑफ रिसेप्टिव वोकेबलरी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर वर्बल एबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मेंटल एज को आपको देखते हैं, IQ स्कोर, परसेंटाइल वगैरह चेक किए जाते हैं। एंड देन पेस्ट ऑडिटरी सीरियल एडिशन टेस्ट है। अब ये जो टेस्ट है ये आपकी रिक्वायर करता है अटेंशन कितनी है, विजिलेंस कितनी है। तो पेशेंट जो है वो कितना ज़्यादा एक टेप रिकॉर्डिंग को सुनता है, ठीक है, उसमें डिजिट्स बताए जाते हैं और एक टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, और पेशेंट जो है इसमें फिर ऐड करता है ईच नंबर, उसमें इमीडिएटली प्रोसीडिंग उसको बढ़ाता जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग प्रेजेंट नंबर्स होती है 1754 एंड द पेशेंट एड्स द फर्स्ट 2 नंबर्स, यानी कि 17 को उसने ऐड करना है, रिस्पॉन्स विद द नंबर 8। ठीक है, एंड द पेशेंट देन एड्स द सेकंड 2 नंबर्स, यानी कि इस तरह फिर उसने वो नंबर्स ऐड करते जाने, पहले फर्स्ट 2 ऐड्स करने हैं, सेकंड 2 ऐड करने हैं, एंड देन उसमें थर्ड जो है वो उसने 2 नंबर्स ऐड करने हैं, एंड देन इस तरह उसने कंटिन्यू करना है। टोटल ऑफ 61 नंबर्स और रैंडम ऑर्डर में होने चाहिए। तो ये सारा एक प्रोसीजर है उसका कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए, एंड देन उसमें जो विजिलेंस है, यानी कि उसमें देखना है हम कितना ज़्यादा वो स्पॉन्टेनियस हैं, विजिलेंट हैं, और कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, कितना उनका अटेंशन स्पैन जो है वो कितना ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें चेक होती हैं। एंड देन मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, इसमें देखते हैं जो 30 पॉइंट क्वेश्चनियर टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को स्क्रीनिंग करने के लिए उसके यूज़ करते हैं, यानी देखते हैं कि कॉग्निशन में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कितनी है, थिंकिंग इम्पेयरमेंट कितनी है, ठीक है, यानी डिमेंशिया का इसमें आ जाता है कि एक फॉरगेटफुलनेस कितनी है कि इंसान की, ठीक है, वो कितनी जल्दी चीज़ों को भूल जाता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट चेक करने के लिए हम ये मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन यूज़ करते हैं। सो बेंटन विजुअल रिटेंशन टेस्ट है इसके बाद, यानी इसमें जो टेस्ट है ये आपकी 8 जो है वो एजिस या एडल्ट से मेजर करते हैं हम विजुअल परसेप्शन, विजुअल मेमोरी को, और ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए पॉसिबल लर्निंग एबिलिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ क्या हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ लोग बच्चों में क्या हैं। और इसमें 10 डिज़ाइंस होते हैं और ये पूछा जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए हर एक डिज़ाइन को, ठीक है, एक प्लेन पेपर दिया जाता है, इसमें फिर मेमोरी का टेस्ट होता है, यानी वो आपको एक बार दिखा दी गई पिक्चर, उसके बाद फिर आपसे वो पिक्चर ले ली गई और उसके आपने वही पिक्चर जो है वो ड्रॉ करनी है, और फिर ये टेस्ट होता है मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है, वो शेप कितनी आपने कैसे बनाई है, पैटर्न जो है वो कैसा था, अरेंजमेंट कहाँ पे थी पेपर की, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। वर्ड मेमोरी टेस्ट होते हैं, वर्ड मेमोरी टेस्ट जो है वो किसने डेवलप किया था, पॉल ग्रीन ने, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें बोथ हम वर्बल मेमोरी भी और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स भी जो है वो मेजर करते हैं। जैसे कि वर्ड मेमोरी टेस्ट है, नेम से पता चल रहा है, तो एक वर्बल मेमोरी टेस्ट है, यानी इसमें हम मेजर करते हैं कि मेमोरी आपकी नंबर्स ऑफ डायमेंशंस पे कितनी है, जो हिडन स्केल्स हैं, एंड जिसमें हम हिडन स्केल्स उसमें जो है वो कंटेन होते हैं इसमें, और जो चेक करते हैं आपकी वैलिडिटी को और पर्सन की, और WMT जो मेजर करता है एबिलिटी कि आप उसको कितना लर्न कर सकते हैं, 20 वर्ड पेयर हैं उसको कितनी जल्दी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वर्ड जो है वो मेमोरी टेस्ट है, यानी आपकी वोकैबुलरी इसमें होती है, कुछ वर्बल मेमोरी आपकी टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। सो ये आपकी सिंपल असेसमेंट है, इसमें आप कितनी ड्यूरेशन है इसकी, इसमें कितने पेयर्ड हैं और कितने डिफ़िकल्टी लेवल होता है इसमें, और मल्टीपल चॉइस जो है वो सब टेस्ट होते हैं, और ये सारी चीज़ें इसको आपने रीड कर लेना है, अंडरस्टैंड करें इसका। जो भी इसमें से जितने भी टेस्ट आपको बताए गए हैं, इनमें से 8 टेस्ट हैं, जितने भी बताए गए हैं आप उसको चेक कर सकते हैं, और जो भी इजी रहता है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में, जो आपको अंडरस्टैंड हो गए हैं आपने उसको ऐड कर देना है। 3 बस आपने न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट जो ऐड करनी है अपने असाइनमेंट में, और उसको आपने ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना, ज़्यादा ऐड नहीं करनी, जस्ट 3 ही करें, बट उसको आपने अच्छे से डिस्क्राइब करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, एंड उसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और उसको अच्छे से डिफाइन करना है आपने। सो दैट विल बी इनफ। 9th टेस्ट है, एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एडवांटेजेस आपसे नहीं पूछे गए, आप उसको ऐसे ही कंसेप्चुअल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि आप एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके।
I hope I made it clear. If you have any confusion, then you can ask in comment section. Don't forget to share this video with other students so that बाकी students की भी help हो सके और उनके लिए easy रहे assignment बनाना. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट से, लेकिन ये आपसे नहीं पूछे गए तो आपने ये नहीं करने. सो दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूरोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट और उससे रिलेटेड फिर मैं असाइनमेंट सॉल्यूशन शेयर करती हूँ आपसे. सो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स हैं. इसकी डेफिनेशन है कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल में आप क्या देखते हैं. इसमें फिजियोलॉजिकल जो यूज़ किए जाते हैं, जो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, जो मशीनरी यूज़ की जाती है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में है कि डायग्नोस करने के लिए आपको जो मोनीटर करने के लिए आपके जो ब्रेन है, ब्रेन स्ट्रक्चर क्या है, नर्वस डिसऑर्डर्स हैं उनको मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है, ठीक है, स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें डायग्नोसिस होते हैं, प्रोग्नोसिस होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स को चेक करते हैं, असेस करते हैं ब्रेन की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है या स्केलेटल मसल है, और ये सारी चीज़ें डायग्नोस करने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन रिलेटेड आपके जो डिसऑर्डर्स हैं उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं और डिफरेंट जो है वो मशीनरी इसमें यूज़ की जाती है. पर्पस जो है वो इसको कंडक्ट करने का न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्ट का क्या है कि हम ब्रेन के फंक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्पाइनल कोड को, स्पाइनल नर्व रूट्स को, पेरिफेरल नर्व्स को कर सकते हैं एंड एज वेल एज मसल्स को भी. तो डायग्नोसिस में वेरियस डिसऑर्डर की होती है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, लोकलाइजिंग और नर्व लेजन कितना है, नर्व डैमेज कितना है, ठीक है, या फिर इसमें उसकी नेचर क्या है वो देखते हैं हम, एंड देन उसको कितना मतलब कि उसका लेवल क्या है, उसका डैमेज का लेवल क्या है. तो टाइप्स ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट पे हम CAT करते हैं, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, ठीक है, जिसे CAT कहते हैं, और ये नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस है और इसमें हम स्पेशल एक्सरेज यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए कि वो एक्सियल जो इमेजेस होती हैं वो बताती हैं, ब्रेन की इमेजेस देते हैं, ठीक है, एक्सरेज देते हैं. हम कॉमनली जो है वो नाउन इसको एब्रीवेटेड करते हैं नेम CT स्कैन भी कह सकते हैं, CAT स्कैन भी कह सकते हैं, ठीक है. तो CT स्कैन होता है ब्रेन का. CT स्कैन जो है उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है ब्रेन के टिश्यूज़ के बारे में, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में. स्टैंडर्ड एक्सरे होता है आपका हेड का, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है आपका डेटा आपकी जो इंजरीज हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, जो भी डिसीज हैं ब्रेन की उससे रिलेटेड इसमें जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं. आपकी जो प्लेसमेंट होती है इंस्ट्रूमेंट्स की और जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके लिए कि कौन सा ट्रीटमेंट आप फिर कर सकते हैं. तो ये आपका जो CT स्कैन है इस तरह किया जाता है और आपकी जो ब्रेन के एक्सरे लिए जाते हैं और उसमें डैमेज देखा जाता है, उसमें लेजन देखा जाता है कितना है. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, MRI है. MRI भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिंग टेस्ट है ब्रेन का, स्पाइनल कोड का. ये आपको हेल्प करता है कि जो परफॉर्मेंस है यानी कि परफॉर्म किया जाता है आपकी डायग्नोसिस में ट्यूमर्स में, कि ट्यूमर्स को डायग्नोस कर सकें, स्पाइनल कोड को स्पाइनल कोड डिसऑर्डर्स को कर सकें, ब्रेन इंजरी को कर सकें, स्ट्रोक को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कर सकें. तो ये सारी मतलब डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं ब्रेन के, उसको आपने डायग्नोस करने के लिए फिर MRI स्कैन किया जाता है एक, और उसमें वो कैसे किया जाता है और उसका क्या प्रोसीजर है ये आप रीड कर सकते हैं. दैन इसको अपनी वर्डिंग में आपने करना है. एंड देन फंक्शनल MRI है. अब फंक्शनल MRI जो है वो फंक्शनल जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है वो दूसरा टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड MRI है, यानी कि ये जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है MRI का. एक इसमें हम ये इनेबल करता है कि एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर सके ब्रेन की, ठीक है, और उसमें नॉर्मल फंक्शनिंग एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन उसको चेक कर सके, जो कि हम दूसरे इमेजिंग टेक्निक्स हैं उससे वो नहीं कर सकते, ठीक है, उससे मेजर नहीं कर सकते. तो हीमोडायनामिक रिस्पॉन्स जो है वो ब्लड फ्लो का भी ये चेंज उसको भी मेजर कर रहा होता है, न्यूरल एक्टिविटी की ब्रेन को, ब्रेन की, स्पाइनल कोड की, और ये सारी चीज़ें मेजर कर रहा होता है इसमें. तो इसके बारे में देन पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, PET स्कैन है, और ये क्या होता है इसमें हम किस तरह मेजर करते हैं, ठीक है, और ब्रेन की जो इमेजिंग होती है और ब्रेन को स्कैन करना और उसका जो प्रोसीजर है सारा, ये सारा आपने रीड कर लेना है. उसके बाद आपने सिर्फ 3 ही टेस्ट मेंशन करने हैं. ये 4 टेस्ट हैं, इसमें आपने 3 टेस्ट मेंशन करने हैं, और एक और भी है मैग्नेट इंसेफेलोग्राफी है, MEG है, और इससे रिलेटेड भी आप कर सकते हैं. आपने रीड करना है इस टेक्स्ट को एंड देन आपने उसको अंडरस्टैंड करना है. अगर कॉन्सेप्ट आपका कोई भी क्लियर होता है, अगर जो भी 3 आपको समझ आते हैं, आप न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो असेसमेंट है या जो टेस्ट है आपने बस उन 3 के बारे में ही लिखना है, ज़्यादा टेस्ट को इंक्लूड नहीं करना आपने उसमें, और आपकी जो असाइनमेंट्स है इस तरह अच्छी बन जाएगी. एंड देन एडवांटेजेस हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट, ये भी आप रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर लें, आपकी असाइनमेंट में नहीं है, आपने जस्ट उसको इंट्रोडक्शन ही देना है उसका, और देन आपने उसके 3 जो टेस्ट हैं उसको डिस्क्राइब करना है
और आपका जो थर्ड पार्ट है वो भी अभी रहता है, जिसमें आपने डायग्राम्स को करना है, डायग्राम्स बनानी है, ड्रॉ करना है ब्रेन के डिफरेंट जो व्यूज़ हैं डिफरेंट साइड से, उसको आपने डायग्राम बनानी है उसकी। तो 5 डायग्राम्स आप उसकी बनाएंगे एंड देन आपने उन डायग्राम्स को फिर उनकी जो पिक्चर्स लेनी है, पिक्चर्स आपने अपनी फाइल के साथ, असाइनमेंट फाइल के साथ अटैच करनी है एंड देन आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्शनल टर्म्स हैं न्यूरो एनाटमी, यानी आपके जो ब्रेन की डिफरेंट प्लेन्स ऑफ रेफरेंस हैं, ठीक है, ब्रेन के डिफरेंट साइड्स हैं जहाँ से हम ब्रेन को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो इस तरह आपने भी इमेजेस बनानी है, ड्रॉ करनी है ब्रेन की डिफरेंट साइड से, और उसको आपने लेबल भी करना है। देन यहाँ पर जैसे लेबलिंग की हुई है वैसे ही आपने करना है कि इंटीरियर व्यू में हम इन फ्रंट ऑफ द ब्रेन देखते हैं टुवर्ड द फेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये डायग्राम्स इस तरह बनानी है, ड्रॉ करनी है पेपर पर, उसकी लेबलिंग करनी है, उसके बताने हैं उसके पार्ट्स जो भी हैं, और वो डायरेक्शन बतानी है इंटीरियर व्यू की। एंड देन पोस्टीरियर व्यू है, पोस्टीरियर में आपने बताना है बिहाइंड टुवर्ड द बैक, ठीक है। तो टुवर्ड द बैक में से हम जो है वो ब्रेन अगर वो करते हैं, स्टार्ट करना, एग्जामिन करना, उसको एनालाइज करना, असेस करना, तो ये चीज़ है। पोस्टीरियर व्यू अगर हम चेक करेंगे तो वो कहाँ से होगा। एंड देन नेक्स्ट है सुपेरियर व्यू। सुपेरियर में हम अबव टुवर्ड द हेड, यानी कि हेड से उसको फिर स्टार्ट करते हैं, और ये इसकी डायग्राम है। इसके जस्ट यही डायग्राम्स आपने बनानी है, इसको कॉपी करके या फिर आप इरेज करके कर सकते हैं, इसको पेंसिल से बना लें, इसको पेंसिल से बना के इसकी लेबलिंग भी पेंसिल से करते जाएं, और उसके बाद इरेज करके आप उसके जो नेम चेंज कर सकते हैं। अगर नेम यही है तो उसको भी यही रहने दें, नेम हेडिंग चेंज कर दें उसकी। जस्ट इन्फीरियर व्यू है टुवर्ड द फीट, यानी कि वहाँ से फिर हम ब्रेन की वो चेक करते हैं स्टडी। लेटरल व्यू है, इसमें क्या होता है लेटरल व्यू, जो आपके 3 मेजर पार्ट्स हैं ब्रेन के वो शो होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। तो उस आपने लाजमी जो है वो शो करना है। तो ब्रेन की इमेज इस तरह होनी चाहिए कि तीनों पार्ट शो हो रहे हों उसमें। डोर्सल व्यू है, डोर्सल जो है वो ऑपोजिट है वेंट्रल का, और ये लैटिन वर्ड से डोर्सम से आया है जिसका मतलब बैक, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है, ओरिएंटेशन जो है बिहाइंड से है, यानी रोस्ट्रल कॉर्डल भी इसमें है, और नोज टेल जिसे एक्सिस कहते हैं। इनमें से आप कोई भी 5 डायग्राम्स बना सकते हैं ब्रेन से रिलेटेड। यानी वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन वो कौन सा है, और उसका जो वेंट्रल व्यू है वो आपकी जो सरफेस, जो चेस्ट की सरफेस है वहाँ से है, बॉटम ऑफ द हेड से स्टार्ट होता है ये। कॉर्डल व्यू है, तो कॉर्डल व्यू के बारे में बताना है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, ठीक है। जैसे नेम से पता चला है कोडा मीन्स टेल, तो ये डायरेक्शन इसकी जो है वो आपकी टुवर्ड्स द टेल। तो यहाँ से हम कॉर्डल व्यू जो है वो देख सकते हैं आप, तो कॉर्डल व्यू किस तरह होता है। रोस्ट्रल व्यू है, रोस्ट्रल मीन्स लैटिन पोस्ट्रम वर्ड से आया है, मीन्स बीक, यानी कि आपकी नोज जो है उसकी डायरेक्शन है ये। तो इसको फिर आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस पिक्चर ले लें, एंड देन इस पिक्चर को आपने फिर कॉपी करना है, खुद ही इसको ड्रॉ करना है। पेपर पेंसिल लें, उससे खुद ड्रॉ करें, और देन उसकी इमेज लेनी है आपने। अब ये सैजिटल प्लेन है, साइड व्यू इसका चेक करना है आपने, उसकी मिड लाइन ब्रेन की जो होती है वो देखनी है। एंड देन मिड सैजिटल प्लेन है, उसका बताना है मिड लाइन से। एंड देन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो बताना है आपने। और इसका जो जैसी डायग्राम्स हैं वैसे ही आपने बनानी है, सेम एज इट इज़। कोरोनल पेन है, इस तरह जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जस्ट आपने 5 ही ड्रॉ करनी है, वैसे तो बहुत सारी हैं ये, लेकिन आपका टास्क जो है अभी आपने 5 डायग्राम्स ऑफ प्लेन्स ऑफ ब्रेन जो है वो ड्रॉ करनी है, और पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी जो भी आपको ये दिखाई गई हैं इनमें से आपने सिर्फ 5 जो है वो ब्रेन की डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। आई होप आई मेड इट क्लियर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज ऑन असाइनमेंट्स, क्विज एंड GDB सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।